तो अब देखेंगे पॉलिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन होंगे और ये पूरे 11th 12th एनसीईआरटी जो 9th से 10th 11th 12th सबको कवर करेगी। बेसिक क्वेश्चन होंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत कम आते हैं, बट ये आपके बेस बिल्ड करेंगे, उसके बाद आप एडवांस क्वेश्चन पे जा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ही वॉज द लीडर द बारडोली पीसन सत्याग्रह। तो आपको पता होगा कि हाँ, बारडोली पीसन सत्याग्रह जो लीडर थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप सीधा टिक कर सकते हो। बाद में अगर ये भी पता नहीं तो आपको बता सकते हो, हाँ, लेटर ही बिकेम द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया था। हम लोग जो आज रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे भाई। रिपब्लिक डे इसलिए बनाते हैं बिकॉज उस दिन हमारा संविधान जो था वो इफेक्ट में आया था, ठीक है, लागू हुआ था। सो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब देखो ये जो एकदम एक लाइन वाले क्वेश्चन है यूपीएससी में तो आते नहीं है, बहुत रेयर होते हैं, बट इससे आपके बेस बिल्ड होंगे, ये आपको हेल्प करेंगे इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। नेम ऑफ द पार्लियामेंट है, किस कंट्री में वो पार्लियामेंट है हमको मेंशन करना है, ठीक है। सो क्वांगवा रेनमिन दिब्यो दाहुई, ये चाइना का है क्या, बिल्कुल सही, नाम से लग रहा है ऐसे। नेसेट है ना, नेसेट जो है ये कहाँ का पार्लियामेंट का नाम है, जापान के पार्लियामेंट का नाम नेसेट है क्या, बिल्कुल सही। जो जापान के पार्लियामेंट है वहाँ का नाम क्या है, नेसेट है, ओके। डाइट, क्या इजराइल के पार्लियामेंट का नाम डाइट है, नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड है थर्ड दोनों इनकट है, बिकॉज जो नेसेट है वो नेसेट कहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, इट इज इन पार्लियामेंट नेम ऑफ इजराइल, ठीक है। इजराइल के जो पार्लियामेंट का नाम है उसका, तो दिस आर इंटरचेंज। डाइट किसका नाम है, जापान का, एंड नेसेट किसका नाम है, इजराइल का। तो करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये PYQ है, ओके। सो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करते। तो सारे के सारे फंक्शन जो है, राइट ऑफ द सिटीजन, पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये तीनों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो नॉट डिटरमाइंड बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिया वैन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं तो किसके अंदर काम करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following statement is correct about democracy? Democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights, बिल्कुल सही है। Each of the elected person is accountable only to the people and not to the independent officials। भाई ये independent officials भी तो एक तरह से people ही हैं, तो इनके लिए भी ये responsible होता है, because they also vote for them। ऐसे नहीं कि वो वोट नहीं करते, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following statement is correct? The Prime Minister is the head of the state and highest formal authority in India। Head of the state कौन होता है, President होता है। So first is incorrect because Prime Minister is the head of the government। Prime Minister is the head of the government and exercises all governmental power in India, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही बिकेम थ्राइस द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था, थ्राइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो ये कौन थे भाई, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और ये 3 बार प्रेसिडेंट भी बने थे और कांग्रेस के, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वॉज रिलेटेड टू। इंदिरा साहनी केस जो था वो रिजर्वेशन पे था, सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू गिव रिजर्वेशन, ओके। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन
यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, बिल्कुल सही है। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हमारे पास जो इंदिरा गांधी थी उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था JP नारायण वाले केस में। थर्ड है वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर्स शैल नॉट ले दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, बिल्कुल से इलेक्शन डेट आ गए हैं तो ये अपने नया फाउंडेशन नहीं कर सकते कोई प्रोजेक्ट्स का। करेक्ट हमसे पूछा है, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो करेक्ट यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है यहाँ पर बस। ना क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हमको बात करनी है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की। इनस्टेबिलिटी एज लीडर कीप्स चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है, इनस्टेबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, बिल्कुल सही। एक तरह से हमारे पास डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के, तो ये भी सही है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, नो इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, सो दिस इज नॉट करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट रहेगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्लोगन्स दिए हैं और उसको किसने बोला था इसकी बात की गई, तो गरीबी हटाओ किसने बोला था, इंदिरा गांधी ने कहा था, बिल्कुल सही है। सेफ डेमोक्रेसी किसने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने कहा था, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, NT रामा राव ने बोला था, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, करेक्ट हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 14 है विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट। दिस डिबेट प्रोवाइड द राशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। दिस आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कुछ क्लियरिटी ना समझ आए वहाँ पे इसकी मीनिंग पे जाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, भी हमारे पास करेक्ट किया जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं उसको कौन लेता है, इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यार बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी का यही तो एक बेसिक था कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है एंड ये पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट हमसे पूछा है। इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब गरीब आदमी भी एक खड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल इक्विटी में मतलब गरीब आदमी खड़ा हो सकता है, पैसा आदमी हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्टोरल कंपटीशन बराबर होगा, ऐसे नहीं कि जो ज़्यादा पैसा है उसके पास ज़्यादा वोट मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, सो इस तरह से हमारे पास करेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द इंडिया, नो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, बिल्कुल सही है। मिनिमम कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, बिल्कुल सही है। रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इलेक्शन भी होना चाहिए, नहीं कि एक बार इलेक्शन को उसको डेमोक्रेसी बोल देंगे, रेगुलर इलेक्शन होते रहना चाहिए। करेक्ट पूछा है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। इट कैन इटसेल्फ पनिश द गिल्टी, नो इसके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, पनिश नहीं कर सकता, सो सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, इट कैन समन विटनेस क्वेश्चन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, विजिट एनी प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन और सेंड इट्स टीम फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, जिसमें हैबियस कॉर्पस आता है, जिसमें सर्शोरियो आता है, जो रिट्स आते हैं, ओके, सो दिस आर पार्ट ऑफ व्हाट, दिस आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ओके, सो दे आर, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये दे आर क्या है, ये हार्ट एंड सोल है, ये आत्मा है और दिल है, धड़कन है हमारे संविधान की। सो करेक्ट इज दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर दी हार्ट एंड सोल अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, एंड आई ऑल्सो थिंक इट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का फीचर की बात करनी है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बिल्कुल सही है, बट ईच टायर हैज इट्स जुरिसडिक्शन, ये भी सही है। अपने दायरे में रह के काम करना पड़ता है। सेंटर जो होगी सब उसी लोगों को गवर्न कर रही है, बट सेंटर भी वही लोग गवर्न करिए और स्टेट भी कर रहे हैं, बट उनका दायरा है एक, जुरिसडिक्शन है एक।
सेकंड, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन अलोन। बिल्कुल सही है, जो फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं उनको दोनों की सहमति चाहिए होती है, तो हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स का कंसेंट। ओके, सो ये हमारे पास होता है, तो ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, तो करेक्ट जाएगा बोथ, 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 21 है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो बच्चे को पता होगा डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस की बात करता है ये, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 21 है, which of the following pairs are the correctly matched, which of the following pairs are correctly matched, thinkers and discussed, प्लेटो, रॉसो, कार्ल मार्क्स। प्लेटो ने क्या डिस्कस किया था, वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वॉज बेटर। प्लेटो ने बोला कि मोनार्की बेहतर है कि डेमोक्रेसी बेटर, दोनों के बीच में ये एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया था, बिल्कुल सही है। सेकंड, रॉसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड, बिल्कुल सही है। रॉसो जो थे वो जर्मनी फ्रांस के थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई फंडामेंटल राइट है क्या, फ्रीडम। पहली बार इन्होंने बोला था कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो कौन सी है, फ्रीडम है। सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड है, कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल एज फ्रीडम, बिल्कुल सही। इन्होंने बोला कि इक्वालिटी फ्रीडम की जितनी क्रूशियल है, आज़ादी नहीं, किसी आदमी को किसी समाज में जो आज़ाद है बट वहाँ पे इक्वालिटी नहीं, तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो आज़ाद सोसाइटी है, इट इज़ नॉट फ्रीडम सोसाइटी। ओके, सो इक्वालिटी शुड बी देयर, लाइक इन कंट्री हम आज़ाद हो चुके हैं बट इक्वालिटी अभी तक नहीं आई है, तो हम बोलेंगे हाँ अभी भी इस तरह से हम लोग फंडामेंटल, अभी भी हमारे पास क्या नहीं हुआ, फ्रीडम, आज़ादी नहीं मिली है कुछ लोगों को, बिकॉज उनके पास इक्वालिटी नहीं है। सो इक्वालिटी इज एज इक्वल एज फ्रीडम इज सेड बाय कार्ल मार्क्स, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन हमारा इंडिया क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपस में जो 13 स्टेट्स है वहाँ से बढ़ गया, बट 30 स्टेट आपस में पास आए और कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक फेडरेशन बनाए। इन दिस बाई पुलिंग सोवेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है, वो सोवेनिटी जो होते हैं थोड़ा बहुत कम करते हैं और आइडेंटिटी मेंटेन रहता है। स्टेट इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूलिंग 70 मतलब आप जो डिसीजन लेने की ताकत होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट जो आइडेंटिटी होगी मेंटेन रहेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइज विज द स्टेट, नहीं, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ज़्यादा पावरफुल होगा बोल रहा है, नहीं है भाई, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। करेक्ट पूछा, करेक्ट होगा 1 ओनली। क्वेश्चन 24 है, with reference to writs consider the following statements, habeas corpus the court ordered that the arrested person should be presented before it, बिल्कुल सही है। ये कोई भी आदमी को अरेस्ट कर दिए हो तो उसको habeas corpus मतलब कोर्ट बोलती है कि लेके आना है तो लेके आना पड़ता है। quo warranto the court order a lower court to transfer a matter pending before it to the higher authority or court, ये गलत है, बिकॉज जो ये जो डेफिनेशन है ट्रांसफ़र करने का, ठीक है ना, वो शर्तोइयों का होता है, ठीक है। और को वारंटो में क्या होता है, को वारंटो में जो कोर्ट होता है वो पूछता है किसको, कोई भी पब्लिक ऑफिसर को, कि आप किस अथॉरिटी के अंदर आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 25 हो जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा हमें बताना है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन सच एज सिक्किम हैविंग 1 सीट इन द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 26 है, हमसे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच अबाउट द प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम, तो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ रेसिडुअरी पावर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिल्कुल से। रेसिडुअरी पावर जो है सेंटर के पास होगा, ये कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है अपने पास कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट होगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड 14 लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, बिल्कुल सही है। करंटली देयर आर 24 लैंग्वेजेस विद द लास्ट अमेंडमेंट बीइंग डन इन 92nd अमेंडमेंट, नो, अभी कितने हैं, अभी 22 लैंग्वेजेस हैं।
सो करेक्ट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन के लिए कौन सा गलत है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ डिवीजन ऑफ पावर, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, डबल सिटीजनशिप नो, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडियन फेडरेशन इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। देखो 1 तो सही है, तो 1 को मैंने हटा दिया और 2 तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो इंडियन फेडरेशन इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, क्या हमारे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है क्या? नो, इंडियन फेडरेशन इज नॉट बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है ना। थर्ड इज इनकरेक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ये। Which of the following statement is correct about the two houses of the parliament in India? The vice president of India can be removed by a resolution passed by majority of all the members of the Lok Sabha and agreed to the Rajya Sabha. ये राज्य सभा के द्वारा किया था, not by Lok Sabha. The Rajya Sabha does not vote on demand for grant of various ministries and it is a matter exclusively reserved for Lok Sabha. बिल्कुल सही है, डिमांड फॉर ग्रांट में वोट नहीं करता। A resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the Lok Sabha and not by the Rajya Sabha. बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा? 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इवन बाय अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस एंड दैट टू विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यार अमेंड करने के लिए परमिशन चाहिए, सो दिस इज इनकरेक्ट। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नो, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ देर इज डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ड्यूरिंग द पैसेज बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग, नो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट, नो, इट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? पहला वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा था बिल ऑफ the bill for the amendment of the constitution can be introduced even by a private member of the house and that too without any prior permission of the president. बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। टेरिटरी में हमारे पास टेरिटरीज आएंगे, जितने भी हैं उसमें टेरिटरीज में आएंगे यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, बट यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं। क्वेश्चन 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इट वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस गोलकनाथ केस, नो, इट इज लेड डाउन इन द केशवचंद्र भारती केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, क्लियरली डिफाइन नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम समय आने पे डिफाइन करते जाएंगे, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 33 है, द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर्म द ओथ एंड अफर्मेशन फॉर, ठीक है। तो जो थर्ड शेड्यूल है उसमें गवर्नर के लिए कोई भी ओथ एंड अफर्मेशन नहीं है, यूनियन मिनिस्टर के लिए है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए भी है, बट कॉम्प्ट्रोलर जनरल के लिए भी है। ओके, थर्ड शेड्यूल में किसके लिए नहीं है ये बोला है ना, तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए ओथ के बारे में बात नहीं करता थर्ड शेड्यूल। क्वेश्चन 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसे क्या लगाया था अपने पास, जो पंचायत से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इट वॉज ब्रॉड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द परव्यू ऑफ जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इट ट्रांसफर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इनटू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नो, पहले रिप्रेजेंटेटिव था, रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो दिस इज इनकरेक्ट। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सेल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। चेयरमैन जो है डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, वो आपस में जो इलेक्ट करते हैं उसको मिलकर उन लोग आपस में मिलकर चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। सर करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंज दैट द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन अंडरगो इन केस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज।
ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट, बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी के समय ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सेंटर कैन आस्क द स्टेट टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट है यहाँ। क्वेश्चन 36 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट इन इंडिया व्हेन द हंग असेंबली ऑकर इन स्टेट आफ्टर जनरल इलेक्शन, इस समय प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया सकता है, बिल्कुल किया सकता है। जब कब बोलेगा, गवर्नर बोलेगा। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने बोला कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दिया है सेंटर ने, उसको वाला स्टेट में नहीं मानूंगा, तो फिर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट लगाया जा सकता है। सो करेक्ट हमसे पूछा तो ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। द डेप्यूटी स्पीकर इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर इन लोकसभा, इट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट, दोनों का पोजीशन सेम है। ये न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर होता है डेप्यूटी स्पीकर, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता, दोनों का सेम पावर होता है। दिस इज इनकरेक्ट। द डेप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी वंस ही इज अपॉइंटेड इट्स मेंबर, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रियम्बल है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। जैसे हर आदमी के शुरुआत में आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, घुसते ही आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी प्रकार इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे सामने में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 39 है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द राइट्स आर अबव, विच ऑफ द राइट्स गिवन अबव आर नॉट कन्फाइंड टू एलियंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फॉरेनर्स के लिए नहीं है, मतलब नॉट फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। सो जो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडियंस के लिए। तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से 15, 16, 19, 29 कौन सा है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल नंबर 16 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो ये बिल्कुल सी इट इज़ नॉट कन्फर्ड टू फॉरेनर्स, ये होगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, 29 के अंदर आता है। सो ये भी हो गया। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो राइट टू वोट वाला कॉन्सेप्ट है ये अपने पास, इस बिल्कुल सही है यार। यहाँ भी ये जो राइट है ये भी किसके अंदर, ये भी फॉरेनर्स के लिए नहीं है, बिकॉज फॉरेनर्स वोट नहीं कर सकते इस देश में, ठीक है ना, एलियंस वोट नहीं कर सकते। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, द फॉलोइंग फैक्टर दैट लिमिट द सोवेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन पार्लियामेंट की सोवेनिटी को रोकता है, जुडिशियल रिव्यूज़ की सोवेनिटी को रोकता है, फेडरलिज्म, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो है वो इंडियन पार्लियामेंट की सोवेनिटी को रोकता है, अनलिमिटेड पावर नहीं है उसके पास। क्वेश्चन 42 है, इन इंडिया सिटीजनशिप कैन लॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। Any citizen of India of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship, बिल्कुल सही है। When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, बिल्कुल सही है, तो उसका क्या हो जाएगा, जो इंडियन सिटीजनशिप वो टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट इंडियन सिटीजनशिप इफ द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है, बिकॉज डिसलॉयल्टी, ओके। सो कट हमसे पूछा है, कट के है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डिनरी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल सही है। इट इज
इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है. इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 months. नो, इट इज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 44 है, the following statement regarding the censure motion in India, regarding the censure motion in India, it can be moved against this entire council of minister. बिल्कुल सही है. If it is passed in Lok Sabha, the council of minister need to resign from office. ऐसा नहीं है भाई, जिसके अगेंस्ट हम लोग कर तो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, बट सेंसर मिनिस्टर जनरली एक मिनिस्टर के लिए किया जाता है. अगर एक मिनिस्टर के लिए किया गया तो उसको एक ही को उसको रिजाइन करना पड़ता है, नॉट दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट. तो हमसे करेक्ट पूछा है 1 only. क्वेश्चन नंबर 45 है, which of the following is correct regarding the joint sitting of the Parliament of India? The Speaker of the Lok Sabha summon both the House to meet in a joint sitting. समन मतलब बुलाना, ठीक है ना, स्पीकर बुलाता है क्या? बिल्कुल सही है, जॉइंट सिटिंग को स्पीकर बुलाता है. प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हमने पहले देखा था कि जॉइंट सिटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है. करेक्ट हमसे पूछा है, हो जाएगा 1 only. क्वेश्चन नंबर 46 है, with reference to पंचायत इलेक्शन consider the following statement. State legislature may make provision with respect to all matters related to the election of पंचायत. बिल्कुल सही, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें नियम बनाएगा. No election to any पंचायत is to be questioned except by an election petition presented to such authority in such manner as provided by the governor of the state. नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर जो बोलेगा वहाँ उस देखो पंचायत के मैटर में ना सब स्टेट लेजिस्लेचर का चलता है, गवर्नर का नहीं चलता उतना, ठीक है. सो दिस इज इनकरेक्ट. अगर ये स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है तो आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो. सो करेक्ट. नॉट करेक्ट हमसे पूछा, नॉट करेक्ट यहाँ पे हमसे पूछा, नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा 2 only. क्वेश्चन 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 year. डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिफ्लेक्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म को कौन कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है? तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड है, बिल्कुल सही है. डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इट इज फिस्कल फेडरलिज्म. Setting of finance commission, yes, it is also showing the practice of fiscal federalism. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 48 है, सरकारी कमीशन व सेटअप फॉर. तो बच्चे को पता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए सरकारी कमीशन बनाया गया था, पंची कमीशन और सरकारी कमीशन. 49 है, विथ रेफरेंस टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट. नहीं, ये पीपल से अपना पावर डिराइव करता है, इससे डिराइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल. ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम द पार्लियामेंट. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी. बिल्कुल सही है. ये बोलता है S3DR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इट स्टिपुलेट्स 26 November 1950 एज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट 1950, इट इज 26 November 1949. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 only. लास्ट क्वेश्चन है, द टाइप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन. सेपरेशन ऑफ पावर मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो डिवीजन होता है, सॉरी जो सेपरेशन होता है पावर, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट के बीच में होता है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होता है, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर. ओके सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर किसके ओथ के बारे में मेंशन नहीं है, गवर्नर के ओथ के बारे में मेंशन नहीं है. इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का सोचेंगे होता है बट यहाँ पे नहीं होता है. तो जॉइंट सिटिंग के बारे में पूछा, करेक्ट क्या है.
सो क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा समन बोथ द हाउस ऑफ द मीटिंग? नो, नॉट स्पीकर. प्रेसिडेंट समन करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट स्टार्ट करता है जॉइंट सिटिंग को. समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा.